ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है महादंगल का, और महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ, क्या इस देश में मतदान सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर होगा? लोकसभा से लेकर महानगर पालिका तक क्या इस देश में चुनाव धर्म युद्ध में बदल गए हैं? इस वक्त ये सवाल उठा है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। इसी 15 तारीख को मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है, लेकिन जो चुनाव शुद्ध रूप से लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता वो हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान पर आकर अटक गया है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में जो नारे लग रहे हैं, जरा उनके शब्दों पर आप गौर फरमाएं। खान बनाम बाण, नकली हिंदुत्व, हरे सांप, हिंदू मेयर, लैंड जिहाद, बुर्का वाली मेयर और हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी वाला बयान। ऐसा लग रहा है जैसे ये चुनाव सियासी दलों के बीच नहीं बल्कि दो धर्मों के बीच हो रहा है, और इस दंगल में कोई भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहता है। एआईएमआईएम के नेता और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज कह दिया कि मुसलमान इस वक्त के इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं, मुसलमान इस मुल्क के मालिक हैं। तो महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने जवाब दिया है कि इस शहर में सिर्फ जय श्री राम बोलने वाले ही दिखाई दें, उन्हें पाकिस्तान में बैठे अब्बा के पास भेजना है और इधर से उनको साफ करना है। यह उस महानगर पालिका के चुनाव का प्रचार है जिसके पास विकास के लिए, काम के लिए लगभग 75,000 करोड़ का बजट है, लेकिन पूरे चुनाव में विकास की बात पीछे है, धर्म फसाद आगे है। इसी चुनाव प्रचार में बुर्के पर विवाद हुआ तो लुंगी वालों की पुंगी बचाओ की धमकी भी सामने आ गई। ऐसे में सवाल यह है कि यह चुनाव मुंबई के विकास के लिए हो रहा है या फिर मुंबई को धार्मिक अखाड़ा बनाने के लिए, या फिर देश के नेताओं ने यह तय कर लिया है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे तभी सत्ता पाएंगे। महादंगल में आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन उसके पहले इस मुद्दे पर जो जुबानी जंग हो रही है वो सुनिए। ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं। मैं इस घर का किराएदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है उतना ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। बाकी सब ये सब सर तन से जुदा वाले, ये सब आई लव मोहम्मद वालों को हमको वापस उनके पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बाओं के पास भेजना है, इधर से उनको साफ कर देना है। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो ओवैसी साहब को मैं कहना चाहूंगा कि भाई तुम्हारे इस जन्म में क्या अगले कई जन्म में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कोई बुर्काधारी नहीं होगा, और अगर तुमको कोई बुर्काधारी प्रधानमंत्री देखना है तो जल्दी से पाकिस्तान चले जाओ, तुमको बेशक देखने को मिल जाएगा। मुंबई का महापौर हिंदू बनेगा, मुंबई का महापौर मराठी बनेगा। हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी। महाराष्ट्र का चुनाव में प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन आपने सुन लिया जुबान से किस तरह के तीर एक दूसरे पर दागी जा रहे हैं। सवाल बड़ा यह है, जनता के अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में हर एक राजनेता क्यों लगा हुआ है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चरण सिंह सापरा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं। वारिस पठान जी, प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी अजित गुट से हैं। शारा एनसी जी, नेता शिवसेना शिंदे गुट से हैं। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश ठाकुर, हमारे संवाददाता, भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करने के पहले सबसे पहले आपके पास आते हुए गणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, पहला सवाल आपसे ही ले लेती हूँ, जरा बताइए कि अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश के तहत हर एक दल इस बहती नदी में पानी क्यों अपना हाथ क्यों धुलने को बेचैन नजर आ रहे हैं? गणेश, देखिए चित्रा, यही बात हम भी तमाम नेताओं से पूछ रहे थे कि आखिर जनता के विषय या जो विकास के मुद्दों की बात करके हमने चुनाव लड़ना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आपने कई बयान दिखाए, उन्हीं बयानों
पर आरोप प्रत्यारोप या प्रतिक्रिया देते हुए जनता को भी इसी बयानों के जाल में फंसाकर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब आपको बता दें कि इतने सालों से बीएमसी पर शिवसेना राज कर रही है, अब भाजपा भी उनके साथ थी। अब 3 साल बाद एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने के बाद 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। आज भी जो मूलभूत बातें हैं, जो सुविधाएं देनी होती हैं, जैसे पानी, सड़क, घर, ये इन्हीं मुद्दों पर हम बात करते हैं कि हम पानी देंगे, हम अच्छे सड़कें देंगे, अच्छे घर देंगे, ये योजनाएं बनाएंगे। कब तक ये मुद्दे रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इतने सालों में ये क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस के समय ये शंघाई बनाने की बात हो रही थी, आज बात होती है कि ये इंटरनेशनल शहर इसको बनाना है। लेकिन आप कहीं भी आउटस्कर्ट्स में जाइए, जो सबब से वहां पर जाइए, आज भी छोटे छोटे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को, वो नहीं मिलती हैं। बिल्कुल। मुंबई जैसे शहर में, जहां पर इतने साल से इतनी बड़ी ये महानगर पालिका है, एक राज्य के बजट से ज्यादा का बजट इसका है, 40,000 करोड़ तक का बजट इसका बताया जाता है। तो ऐसे में इस मुंबई को एक मॉडल के तौर पर देश में रखा जाना चाहिए था, जिसकी बात आज हो रही है। कब इसे ऐसा बनाएंगे? इतने सालों में क्यों नहीं हुआ, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। जब भी बरसात होती है उस समय मुंबई का हाल कितना बुरा हो जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं। तमाम दलों ने अलग अलग वक्त पर इंटरनेशनल शहर बनाने का दावा किया, लेकिन हर बारिश मुंबई में पोल खोल देती है तमाम सरकारों की। और जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा हावी होने लगता है। गौरव भाटिया जी, अब सीधे आपसे शुरुआत करते हुए तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पार्टी विद द डिफरेंस और पता नहीं क्या क्या तमका खुद को देना चाहती है, लेकिन चुनाव के दौरान ये हिंदू मुसलमान मराठी राष्ट्रवाद, इसी मुद्दे पर आप लोग भी आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। आपको बताना चाहिए कि आपकी सरकार ने क्या किया है राज्य के लिए कि आपको महानगर पालिका भी में मौका दिया जाए, ताकि मुंबई की बेहतरी के लिए आप लोग काम कर सके। गौरव भाटिया जी, अब क्या जरूरत है हिंदू मुसलमान करने की? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो ये बता दूं, देवेंद्र फडणवीस जी हो या एकनाथ शिंदे जी हो, आपके चैनल ने भी उनका साक्षात्कार किया है, कई और चैनल ने भी किया है, और क्या उपलब्धियां है हमारी बिल्कुल स्पष्टता से हमने बताया है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज देना हो, सड़क बेहतर करना हो, ये सब हम बता चुके हैं। लेकिन आपने कहा पार्टी विद अ डिफरेंस, पार्टी विद अ डिफरेंस तो हम हैं, इसीलिए हम विकास की बात करते हैं और विरासत की भी बात करते हैं। कोई ऐरा गहरा आके जिसने कभी कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को मजा चखा देंगे, उनकी बकवास सुनने के लिए हम लोग यहां नहीं बैठे हैं। और जब वो ये हिंदू मुस्लिम करके कहते हैं, उनका बयान देखिए, उन्होंने कहा हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है। हमें नहीं पता कि तुम्हारे दादा ने क्या किया, रजाकारों ने क्या किया, लेकिन हमें यह पता है हमारे दादा, हमारे परदादा ने भारत के लिए अपनी जान दी है, अपना रक्त बहाया है, आजादी की लड़ाई में लड़े हैं। और जब ये नफरत फैलाते हैं, ये कुछ नहीं है, नफरती चिंटू हैं। जब ये नफरत फैलाते हैं तो इनसे बताना चाहिए। आप मुझे बताइए चित्रा जी, ये किस तरह की भाषा है? ये कहते हैं कि बुरके वाली मेयर बनेगी। अभी असदुद्दीन ओवैसी का कल का बयान चल रहा था, कह रहे थे कि बुरके वाली प्रधानमंत्री बनेगी। अरे जब तुम हर चीज में हिंदू मुस्लिम लाओगे तो हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का, जैन का, बौद्ध का, पारसी का विश्वास कैसे जीतोगे? और गजब की बात देखिए, हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, ठीक है, और इस पार्टी के नाम में मुस्लिम ही आता है। तो इसलिए ये सवाल उठते हैं कि जब बात होती है विकास की, तब भी ये केवल जालीदार टोपी पहन के नफरती चिंटू बन जाते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, जरा उनसे भी ये सवाल पूछेंगे। एक है सांसद असदुद्दीन ओवैसी, पिछली बार 2019 में 2 लोग जीते थे, इस बार तो 50% वैसे ही उनका कट ऑफ हो गया। लेकिन इस अंदाज में बुरके वाली प्रधानमंत्री बनेगी, बना लीजिए। अगर हिंदुस्तान की जनता आपको ताकत देगी तब तो आप बनाएंगे। आपके पास एक सांसद, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी उनकी पार्टी की ओर से की जाती है और इतने भड़काऊ बयान उनकी ओर से भी दिए जा रहे हैं। जैसे ही जुड़ेंगे हमारे साथ MIM के प्रवक्ताओं से मैं जवाब लूंगी, लेकिन चरण सिंह सापरा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी का भी क्या स्टैंड है? मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कोई भी पार्टी तैयार क्यों नहीं नजर आती है? चरण सिंह सापरा साहब, क्या वोट नहीं मिलते हैं मुद्दों पर बातचीत करने पर?
देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों पर ही बात करती है। मुंबई के विकास पर हमने बात किया है। हमारा जो मैनिफेस्टो आया है उसका भी शीर्षक यही है कि विवाद नहीं, हमें विकास चाहिए। और हमने तमाम सारे विकास के कामों पर ही चर्चा करी है। और भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो सरकार है उसकी नाकामियों को रखा है। और जो पिछले 3 साल और 9 महीने में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर पूरे 29 महानगर पालिकाओं में इन्होंने बिठाए थे, उसके तहत कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितने कुकर्म हुए, वो सारी चीजों को हमने जनता के सामने रखा है। हमने कोई इस तरह का ध्रुवीकरण का काम नहीं किया। अब ये ध्रुवीकरण का जो ये नैरेटिव है ये किसने शुरू किया? ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुंबई के, उन्होंने शुरू किया। अमित साटम जिनका नाम है, उन्होंने इसकी शुरुआत की और फिर एमआईएम ने उसको टेक ओवर किया। अब दोनों पार्टियों को ये सूट होता है, यानी दोनों को ध्रुवीकरण करने से, इसीलिए तो हम कहते हैं ना एमआईएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जो भारतीय जनता पार्टी इशारा करती है वो वहां से बोलते, फिर यहां से बोलते, इनके नफरती चिंटू बोलते हैं, फिर इनके नफरती चिंटू बोलते हैं और किस हद तक जाते हैं। और वो इसलिए जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इस मुद्दे से, ध्रुवीकरण के मुद्दे से वोट की खेती आसानी से हो सकती है। ये बीजेपी को भी लगता है और एमआईएम को भी लगता है, इसलिए ये उन मुद्दों पर जाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। और जिस शहर के अंदर, जो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, जहां से संदेश पूरे विश्व में जाता है, उसके अंदर ये जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मुझे बताइए, अगर देवेंद्र फडणवीस जी इतने सारे काम गिनाते हैं, अगर आपने इतने सारे काम किए, अभी इनके प्रवक्ता भी बोल रहे थे, अगर आपने काम किए तो आपको ध्रुवीकरण करने की क्या जरूरत है? आप क्यों फिर इस तरह की बातें करते? क्यों अमित शाह कहते हैं कि मुंबई का महापौर जो है, प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब मुंबई गए थे तो उनकी ओर से भी कहा गया था शंघाई बना देंगे हम मुंबई को। अब कितनी वो शंघाई बनी है, कितनी वो पानी में डूबती है, हर साल ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये बयान था, उसके बाद 10 सालों तक आप लोगों के पास सत्ता थी, लेकिन हर बार, और उस समय हमने 2005 में मुंबई को किस तरह से डूबते हुए देखा, ये बताने की जरूरत नहीं है कितना शंघाई कांग्रेस पार्टी ने भी बनाया। मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार बोलिए आप, उसके बाद गौरव जी जवाब देंगे, फिर बाकी लोगों के पास उत्तर ले लो। बोलिए चरण सिंह सापरा जी, बोलिए आप, बोलिए। आपने हमारी पार्टी पर चार्ज लगाया, बोलिए प्लीज बोलिए। देखिए, आपने कहा कि हमारी 10 साल सरकार थी, हमारी जरूर 10 साल सरकार थी, लेकिन महानगर पालिका के अंदर हमारी सरकार नहीं थी। महानगर पालिका के अंदर तब शिवसेना थी और उसके बाद में ये एडमिनिस्ट्रेटर आकर के बैठा है। कांग्रेस पार्टी की महानगर पालिका में 27 वर्षों से हमारी सत्ता नहीं है। ये 25 साल तो बीजेपी और उद्धव सेना जो है, जो पहले एक साथ शिवसेना थी, इन्होंने राज किया है। पूरे मुंबई का उद्धव ठाकरे से पलट कर पूछ लेते जो इन्होंने कोई काम तो किया नहीं, अब आपके साथ चुनाव में तो वैसे भी आप लोग नहीं गए, तो ये पलट कर पूछ लेना चाहिए था कि भाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने क्या किया। हाँ, इस बार नहीं गए, लेकिन हर मुद्दे पर तो साथ साथ है ना। बीजेपी को निशाना साधने के मुद्दे पर साथ साथ हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे से पलट कर पूछ लेना चाहिए था। अरे आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए ना, हमने पूछे हैं सवाल। ठीक है गौरव भाटिया जी, अब जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ फौरन। देखिए, सबसे पहले तो अभी ज्यादा समय बीता नहीं है, महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे विधानसभा के, जहां भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट करीब 91% था। वहां पे ये जो खूनी पंजा है, जिसकी उंगलियां टूटी हुई हैं, वो 15% सीटें ही जीता था। और सबसे बड़ी बात यह है, नफरत की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नफरती तो पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान जी ने अभी 3 दिन पहले क्या कहा, जो वेनेजुएला के हेड हैं मेडुरो, उनकी तरह नरेंद्र मोदी जी का हाल भीड़ करेगी। अरे गजनी और मुंगेरी लाल के जुड़वा भाई, ये बताओ, इस तरह से बीएमसी का चुनाव जीतोगे? पृथ्वीराज चौहान चाहते हैं यहाँ राजनीतिक पहले। और सुनिए, इनका एआईएमआईएम के साथ क्या रिश्ता है मैं बता दूं। यूपीए का हिस्सा रहे हैं, दोनों एक ही पलंग पे जप्पी मार के सोते थे और यहाँ बातें कर रहे हैं। इसलिए हमें मत बताइए कि एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी का क्या रिश्ता है। दोनों सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। हिंदुओं की भावनाएं तो आप आहत करते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। हुआ ठीक है कि हिंदू अस्मिता के लिए खड़े रहे। सापरे साहब, आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास आऊंगी। बोलिए सापरे साहब, वो पृथ्वीराज चौहान के बयान का जिक्र कर रहे हैं। पहले तो मैं इनका उत्तर
इन्होंने बहुत कन्वीनियंटली इन्होंने मात्र विधानसभा का जो नतीजे हैं वो उठाए हैं। भाई लोकसभा में क्या हुआ था? लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को 31 सीटें आई थी। आपको कितनी सीटें आई? 17 सीटें या 16 सीटें आपकी आई हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। तो कन्वीनियंस के हिसाब से मत उठाइए। हाँ, जहां तक पलंग पर, जहां एक मिनट मैं बीच में नहीं मैं बीच में नहीं बोला। बोलिए नहीं बोलेंगे बोलिए। देखो ऐसा है, जब आप जफ्फी डालने की बात करते हो ना, तो मैं आपको अभी का बता दूं, आप पढ़ के नहीं आए हो। भारतीय जनता पार्टी ने एमआईएम से जफ्फी डाली है कोर्ट में, नगर परिषद के चुनाव में, जाके देख लीजिएगा। अरे जफ्फी आपने डाली जब है। पूरे सारे मीडिया ने उठाया तो देवेंद्र फडणवीस को नोटिस इशू करना पड़ा। सुनिए, उसमें तो आप भी शामिल हैं। काम क्या चल रहा है? आप अंबरनाथ के अंदर खरीद फरोख्त कर रहे हो। मैं उत्तर देता हूं, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे बोल रहा हूं। अंबरनाथ के अंदर, अरे चुप रहे ना बाबा, सुन ले पहले। देखिए ऑपरेशन लोटस जो है, ऑपरेशन लोटस पहले बाबा आप गलत बोल रहे हो बाबा। परिषद के अंबरनाथ की बात करो, फिर राज्यों की सरकार इन्होंने गिराई, फिर राज्यों की सरकारें इन्होंने गिराई। अरे आ रहा हूं ना, अरे अंबरनाथ पे आ रहा हूं बेटा, सुन ले। देखिए फिर इन्होंने ऑपरेशन लोटस कहाँ चलाया? कर्नाटक में चलाया। आप राहुल गांधी अभी कर्नाटका नहीं जाते हैं, अभी यहीं पर रहते हैं। अभी मेन इसी मुद्दे पर रहते हैं। एक बार वारिस पठान जी के पास जाते हुए, वारिस पठान जी इतना हुंकार लगाते हुए कि बुर्के वाली मेयर बनेगी, मैं एक बार उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है वारिस पठान जी, और फिर उसके बाद बाकी लोगों के पास। इतना हुंकार भरना, इतना मुसलमान करना वारिस पठान जी, फिर आप लोग खुद को सेकुलर होने का दावा करेंगे। बुर्के वाली जब प्रधानमंत्री बनेगी तब देख लीजिएगा। अभी टीके वाला है, उसकी तो इज्जत कर लीजिए। वारिस पठान साहब, ये कौन सी भाषा होती है इस तरह से प्रधानमंत्री को संबोधित करके बोलने की? आप अपने नेता को सुनते हैं किस तरह का बयान देते हैं, हैरानी होती है कि आदमी विधायक कैसे बन गया। वारिस पठान जी देखिए चित्रा जी, मुझे तो हैरानी है कि भाजपा के जो मंत्री ये बयान देते हैं तो आप उस पर टिप्पणी नहीं करते। इतने बकवास, इतने बेफजूल, इतने असंवैधानिक बातें ये करते हैं। तो हमसे पत्रकार सवाल करता है तो हम भी फिर जवाब देते हैं ना। इनकी जुबान से तो लंबी हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी इन्होंने पहले दिन से क्या कहा बीजेपी के नेता ने, आई लव महादेव वाला हिंदू ही मुंबई का मेयर बनेगा। वहां से स्टार्ट पूछा आपको क्या लगता है? बोला ये तो असंभव है कि कौन बनेगा, क्या हिंदू बनेगा। फिर हमने कहा कि क्यों नहीं भाई, कोई खान पठान शेख सैयद क्यों नहीं बन सकता? फिर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? फिर हमारा भी कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है। वारिस पठान जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी गाड़ी में मौजूद हैं, थोड़ा आगे पीछे उनका नेटवर्क ठीक कीजिए। तब तक मैं बाकी लोगों से जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। अब मैं शायना एनसी जी आपके पास आती हूँ। बताइए, शिंदे साहब डिप्टी सीएम हैं, उनकी भी पार्टी, आप लोगों की ओर से भी यही हिंदू मुसलमान, कोई मुद्दा नहीं है क्या आप लोगों के पास गिनाने के लिए, बताने के लिए कि उस मुद्दे पर? और आपका तो ज्यादा कड़ा मुकाबला है यहां पर, उद्धव सेना बनाम शिंदे सेना के बीच ज्यादा बड़ा मुकाबला है। वो लोग ठाकरे ब्रदर्स और उसको लेकर आगे बढ़े हैं कि एक बड़ा ब्रांड है। कैसे मुकाबला करेंगे हिंदू मुसलमान के जरिए आप? शायना एनसी जी देखिए, कोई ब्रांड नहीं है। गए वो दिन जब ठाकरे गांधी ब्रांड था, और जब वो घर के बाहर निकल के कुछ काम करें तो फिर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की आप बात कर सकते हैं। मराठी मानुस को वो याद करते हैं सिर्फ इलेक्शन के पहले। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने जो अभिजात दर्जा है मराठी भाषा के लिए, वहाँ देवेंद्र जी और उनका संघर्ष रहा। बीडीडी चौल में जो स्थानिक लोगों को वापस लाना, वहाँ उनका संघर्ष रहा। रामाबाई नगर में 17,000 स्लम ड्वेलर्स को घर देना, ये थी एकनाथ जी शिंदे का पेट प्रोजेक्ट, मराठी मानुस को वापस लाना। उन्होंने तो दखल के उनको विरार, वसई विरार और नाला सुपारा भेजा था। आप आज गिरनी कामगार की बात करें तो ये मिल वर्कर्स जो है 1 लाख से ज्यादा है हमारे मुंबई में। एकनाथ जी शिंदे ने ये कॉज को उठाया। 25 साल इन्होंने एक कंक्रीट मुक्त, यानी कि एक खड्डे मुक्त मुंबई तक नहीं दिया। कंक्रीट और आसफाल्ट का जो खेल था, 26 इनके कॉन्ट्रैक्टर्स जेल गए थे। उन्होंने पर्यावरण को लेके कुछ नहीं किया। देवेंद्र जी और हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने 17,000 करोड़ का ग्रीन इनिशिएटिव अपने मैनिफेस्टो में बीएमसी से रखा है,
5000 इलेक्ट्रिक बसेस, 435 किलोमीटर का जो मेट्रो लाइन, ये सब चीजों के ऊपर चर्चा करना है चित्रा जी। ना सिर्फ ये लोग जब आते हैं तो थिएट्रिक्स, ऑप्टिक्स, किसी को लुंगी, किसी को पुंगी, किसी को रसमलाई, किसी को मच्छर, इस तुच्छ राजनीति में मराठी मानुस भी त्रस्त हो गए। हमारी यहाँ महाराष्ट्र की संस्कृति सभ्यता हमेशा रहा है कि हम हमारा मराठी अस्मिता, मराठी अभिमान और मराठी स्वाभिमान सर्वप्रथम रखेंगे। लेकिन जब आपके पास कोई विजन प्लान है ही नहीं, कोई रूपरेखा है ही नहीं इस मुंबई के लिए, आज कोस्टल रोड हो, मेट्रो हो, अटल सेतु हो, ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे को कैसे ज्वाइन करना है, कैसे कार्बन एमिशन को कम करना है, कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करना है, ये सब है कोर इश्यूज। और इसलिए एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा प्रगति की राजनीति की। जो निकाल आपने देखे विधानसभा के इलेक्शंस में, जहां 80 सीट लड़ने के बाद हम 60 सीट में जीत के आए, स्थानिक स्वराज में 23 हमारे महापौर थे, वहां हमारा 53 के ऊपर टैली हुआ है। ये दर्शाता है कि लोगों ने स्वीकार किया है ये प्रगति की राजनीति को। और 15 तारीख के बाद 16 तारीख को जब आप बुलाएं, आप देखेंगे कि महायुति की विजय। अभी तो दिसंबर के महीने में ही हमने देखा था कि शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच किस तरह का जुबानी युद्ध छिड़ा रहा कुछ सीटों पर, जब वहां पर अलग अलग पार्टियों के साथ AIMIM से कौन भारतीय जनता पार्टी, तो स्वाभाविक होता है, कोई भी कार्यकर्ता स्थानिक इलेक्शन में स्थानिक लोगों की आकांक्षा, अपेक्षा, तो फिर विचारधारा काहे की रह गई? अगर यही सब है तो अब पहली बार नहीं हुई है, तो इसीलिए तो पूछा जाता है कि राजनीति का चरित्र इतना गंदा क्यों है? अरे इनके मैनिफेस्टो में हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे का भी जिक्र नहीं किया। इधर तो वारिस पठान की भी पार्टी पहुंच गई बीजेपी से, बीजेपी वालों ने तो कार्रवाई कर दी। आप लोगों ने क्या किया अपने नेताओं के खिलाफ? और पहले आपका फ्रेम चला गया था, अपनी बात भी पूरी कर लें। आप ये कह रहे थे कि बुर्के वाली बन जाएगी, आप अपना बयान तो सुनिए। यहाँ पर जो कहा गया है बरुद्दीन ओवैसी की ओर से, वो कह रहे हैं सुन ए मोदी, ए जालिम सुन ले, तो कितना भी जुल्म कर ले, जालिम तो थक। ये कोई भाषा होती है प्रधानमंत्री को संबोधित करने की? जालिम ये वो दुनिया भर का, ये कोई भाषा होती है? अभी जिसकी आप फ्रेम दिखा रहे हो, वो जो गाड़ी के अंदर जा रहा है, वो नफरती चिंटू भाजपा वाला राणे है, उसने हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट के बारे में गाली बकी। क्या एक्शन लिया उसके खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने? अभी मेरे मुंह में जुबान है, मैं इससे भारी गाली बक सकता हूँ, मगर हम संविधान को मानते, कायदे कानून का पालन करते हैं, और चुनाव का मौका है, हम खामोशी से चल रहे। लेकिन डराने धमकाने वाली बात, हड़वा सांप वारिस पठान को देख लेंगे, क्या देखेगा, कब देखेगा, कितना आने का? बोलो आता है वारिस पठान अकेला आता है, तुम पूरे काफिले के साथ आना, वारिस पठान अकेला आएगा, क्या कर लेगा? अरे मरना है किसके रिश्तेदारी, हमारी तो कल उनकी बारी है। ऐसा डरते नहीं, उसको बताओ, बताओ, राणे को पूछो, सवाल पूछो, क्यों गाली बका हमारे पार्टी प्रेसिडेंट को? मैं बकूंगी अभी उनके प्रेसिडेंट को गाली। छोड़ा तो आपने भी नहीं है वारिस पठान साहब, छोड़ा तो आप भी नहीं है। एक मामले में तो फंस भी गए थे आप वारिस पठान साहब, अब उस पर नहीं जाते हुए ए जालिम, ये देश के प्रधानमंत्री को बोलेंगे ए जालिम? कौन गाली अच्छा है? क्या कर दिया को हरा साहब बोला अच्छा है? अरे वारिस पठान को हरा साहब, कटमुल्ला 16 तारीख को पाकिस्तान भेज देंगे। अरे भारत देश किसके बाप की जागीर है क्या? 16 तारीख को हम इसको बढ़िया बिस्तर बांध के जापान या टोक्यो भेजेंगे, इनकी साइंस वालों के पास भेजेंगे। ये मेरे को क्या भेजेंगे? पाकिस्तान। भारत में जितना अधिकार वारिस पठान का है, उतना अधिकार एक बार गौरव भाटिया जी का जवाब ले लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर जाऊंगी। ठीक है, आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं। ठीक है, को ठुकरा के हम यहाँ पे रह रहे हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वो आपको जापान और टोक्यो भेजने का इंतजाम कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि अगर आपके नेता आप उन्हें हरा सांप बोलेंगे, और भी पता नहीं कौन कौन से शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। लाल बिच्छू है नीतीश राणे, लाल बिच्छू है। गौरव भाटिया जी देखिए, ऐसा है, जानवर को जानवर ही दिखाई देता है, इसीलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन चर्चा का स्तर उठाते हुए मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो आपने गिरा चुका है असदुद्दीन ओवैसी, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा मैं, ये कहा इन्होंने, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलूंगा। अब बताइए, ये नाग नहीं है, सपोले नहीं है, तो और क्या? संविधान में क्या लिखा है? अपनी बारी में एक बार उनकी बात हो जाए, गौरव भाटिया जी की बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए, आप भी उनको लाल बिच्छू बता रहे हैं, वो आपको हरा सांप बता रहे हैं, फिर इतना क्यों परेशान होना वारिस पठान जी? हाँ, दोनों तो एक। लेकिन ये आपके जो नेता हैं राणे साहब, इनको क्या हो गया? किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनकी ओर से किया जाता है? हरा सांप, पाकिस्तान भेज दो, और भी न जाने क्या क्या।
जब भी मुंह खोलते हैं गौरव भाटिया जी इसी तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। गौरव भाटिया जी, ठीक, चलिए, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते कहता हूं कि कोई भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करे, उचित नहीं। अब वारिस पठान से जरूर पूछिएगा, जब अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो मजा चखा देंगे हिंदुओं को, या यहां वारिस पठान बैठे हैं, मैं इनको हरा टिड्डा नहीं बोलूंगा, हरा टिड्डा नहीं बोलूंगा, ये भी भारतीय है। लेकिन ये बताइए, इन्हीं का बयान है 15 करोड़ है, 100 करोड़ पे भारी है, और इन्हीं का बयान है, इनके मुंह से गणपति बप्पा मोरया निकल गया था। 2 महीने तक एबीपी न्यूज पे आए नहीं थे। जो व्यक्ति गणपति बप्पा मोरया नहीं बोल सकता, वो हिंदुओं के साथ क्या खड़ा होगा, सिखों के साथ क्या खड़ा होगा? जो बोले सोनियाल बोलेंगे तो ये गायब हो जाएंगे। और चित्रा जी, आप मुझे बताइए, ये बात सच है कि भारत हिंदुओं का भी है, सिखों का भी है, मुसलमानों का भी है, लेकिन ये तथ्य है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुसलमानों ने अपने लिए पाकिस्तान लिया। आज भारत का मुसलमान ये क्यों नहीं बोलता कि वो जो मुसलमान पाकिस्तान लिए थे वो गलत थे? क्यों नहीं बोलता रजाकारों ने दगा दी, भारत के साथ विश्वासघात किया? और रजाकारों के कौन पिट्ठू हैं? सबसे पहले ये ओवैसी ब्रदर्स हैं, जो केवल नफरती चिंटू हैं, केवल नफरत बांटते हैं। और अंत करूंगा कह के, असदुद्दीन ओवैसी भारत माता की जय नहीं बोल सकते चित्रा जी, लेकिन जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं। क्या हमारी भावनाएं आहत नहीं होती? आप मुझे बताइए। बिल्कुल, अगर आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो जय फिलिस्तीन, वो भी संसद के भीतर जाकर बयान। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही वारिस पठान जी जुड़ेंगे, मैं सवाल का जवाब लूंगी। अब मैं आते हुए आनंद दुबे जी, आप लोग भी पूरा दिखा देना चाहते हैं कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे के मुकाबले क्यों जाते हैं? नहीं, उनका फ्रेम, उनके फ्रेम में दिक्कत आ रही है, नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है। आनंद दुबे जी, आपके पास आते हुए, आप लोगों को साबित करना पड़ा है ना कि ठाकरे ब्रदर्स यही सबसे बड़े हैं। और ठाकरे ब्रदर्स का बयान देख लीजिए आप, नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक तरफ साउथ के लोगों को निशाना साध रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदी भाषियों पर टिप्पणी की जा रही है। आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्ते। हम तो अपनी बात पे आएंगे, पहले आपकी बात पे आ जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को सर्कस बना रखा है लोगों ने। हम तो देश से अपील करेंगे कि बच्चों, मुंबई और महाराष्ट्र के बाहर के बच्चों, आओ महाराष्ट्र में देखो राजनीतिक सर्कस चल रही है। एक नेता कह रहे हैं कांग्रेस के कि 27 साल से हम सत्ता में नहीं है, नहीं तो हम बहुत विकास करते, संघाई बना देते महानगर पालिका को। दूसरे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये 30 साल से सत्ता में है, जिसमें से 25 साल ये खुद हमारे साथ थे। एक नाथ शिंदे की शिवसेना कह रही है कि 25 साल से शिवसेना ने लूट रखा है, जिसमें से 22.5 साल ये हमारे पार्टी के अंदर ही छुपे हुए थे। ये क्या चल रहा है भाई? पहले ये तय करो कि कौन किसके साथ है। कहीं एमआईएम बीजेपी के साथ है, कहीं एमआईएम एक नाथ शिंदे की शिवसेना के साथ है, कहीं कांग्रेस बीजेपी के साथ है। सारा ज्ञान बांटकर और आनंद दुबे से पूछ रहे हो कि कौन क्या कर रहा है। टिप्पणी क्यों कर रहे हैं आनंद दुबे जी? आनंद दुबे से पूछो कि कौन क्या कर रहा है। कांग्रेस वालों से इतनी दिक्कत क्या हो गई आनंद दुबे जी? चित्रा जी, उनको पूछिए 2019 सुनिए तो, अरे सुनिए तो पहले चित्रा जी। अबे बीच में उछल कूद करना, अब देखिए मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है, मैं सिर्फ सुन पा रहा हूँ। ये उछल कूद कौन कर रहा है? कोई उछल कूद नहीं कर रहा है। मेरा ये सवाल है, ये लुंगी और पुंगी वाला बयान, बीएमसी चुनाव में लुंगी पुंगी की राजनीति, ये कांग्रेस इतनी नजरों में क्यों चुभ रही है आनंद दुबे जी? यही तो पूछ लिया ना कि 27 सालों से क्या किया उद्धव ठाकरे ने, यही पूछ लिया है तो क्यों चुभने लगी इतनी? बता दीजिए क्या क्या काम किया है आपकी ओर से। हाँ तो सुनिए, मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत कुछ काम आते हैं। अब आप ये मत पूछिएगा कि सेंट्रल रेलवे का ही नहीं चला रहे दुबे जी आपकी पार्टी। अब ये मत पूछिएगा कि इन्वायरमेंट का जो सेंट्रल मिनिस्ट्री हो का ही नहीं हो रहा है। मुंबई की कुछ सुविधाएं हैं जो बीएमसी देती है, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, परिवहन की अच्छी व्यवस्था, अच्छे उद्यान, साफ सुथरे जल, हर घर में नल, ये सारी व्यवस्था बीएमसी करती है और पिछले 30 वर्षों से लगातार यही काम करके दिखाते हैं।
तो जनता से वोट मांगते हैं, जनता हमें वोट देती है। मराठी में हम कहते हैं आम्ही करून दाखवला, हिंदी में कहा जाता है हमने कर दिखाया है। तो जब हमने कर दिखाया है तो हम कुछ मांग सकते हैं, जादूगरों की तरह, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह कि हमें दीजिए फिर हम करेंगे, ये हमने बनाया है, वो हमने बनाया है। ये सब जादूगरी यहां नहीं चलेगी। ये मुंबई है। यहां कोई आके कहेगा कि ये मुंबई महाराष्ट्र का नहीं है, ये तो कहीं विदेश का मुंबई है, तो फिर उसको सामना करना पड़ेगा। हमारी मराठी अस्मिता को मत जगाओ, यहाँ आओ, घूमो फिरो, चाय आपको तो खुश होना चाहिए अगर ये कहा जाए कि विदेशों के तमाम शहरों का मुकाबला कर रही है मुंबई। इस पर खुश होने की बात है कि इस पर रोना धोना चाहिए? आनंद दुबे जी, यही बात तो मनमोहन सिंह जी कहकर गए थे ना कि शंघाई बनाएंगे। महाराष्ट्र की मुंबई है, ये मुंबई भूटान की नहीं है, ये मुंबई बर्मा की नहीं है। जी आप भी फंस जाएंगे बेचारे। आनंद दुबे जी आप भी तो उत्तर भारत के हैं, फिर राज ठाकरे के निशाने पर आप भी हैं, कहीं ऐसा ना उद्धव ठाकरे जी से आपकी भी शिकायत कर दें। हाँ, तो हमारी मुंबई वो तो खाली मराठी मानुष की बात कर रहे हैं, आप भी तो उत्तर भारत से गए हैं वहां पर। आनंद दुबे जी मुंबई में नहीं, हाँ वो कह रहे हैं कि नहीं है, उत्तर भारतीयों की नहीं है। मुंबई में रहने वाला उत्तर भारतीय आदमी इतना ठाकरे ब्रदर्स उनका ब्रांड राज ठाकरे बता रहे हैं। आप मुझसे मराठी में बात करिए, हाँ मैं आपसे मराठी में बात अरे भाषा तो यहाँ उत्तर भारत के भी बहुत सारे लोग जानते हैं। हाँ, मुझे बहुत फख्र होगा, खुशी होगी आनंद दुबे जी मराठी सीखने में। आप मुझे सिखाइए आनंद दुबे जी, लेकिन देखिएगा राज ठाकरे जी आपका बोरिया बिस्तर न बंधवा दें, आपकी बोरिया बिस्तर न बंधवा दे राज ठाकरे, जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं उत्तर भारतीयों को लेकर। आनंद दुबे जी नहीं, राज ठाकरे जी काहे बोरिया बिस्तर बंधवाएंगे? वो तो भाजपाइयों का बंधवा रहे हैं, हम भाजपा में थोड़ी हैं, हम तो शिवसेना में हैं। भाजपाइयों का बोरिया बिस्तर बंध रहा है, जो 16 को दिल्ली की दिशा में रवाना हो जाएंगे, जो बाहर से टूरिस्ट आए हैं। मुद्दों पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के पास आते हुए बड़ा मुद्दों पर बातचीत हो रही है आपकी। हाँ, सबसे ज्यादा नकली बातचीत तो उधर ही से आ रही है। कभी अन्नामलई को रसमलाई कहा जा रहा है, कभी लुंगी पुंगी बजाया जा रहा है, उत्तर भारतीय हिंदी भाषाओं पर निशाना साधा जा रहा है। राज ठाकरे अपने आप को पता नहीं क्या बनते हैं। जरा मैं बता देती हूँ, आप चूंकि उनके सपोर्ट में बैठे हुए हैं तो बहुत जरूरी है कि जिस 57 साल के राज ठाकरे, 19 साल पुरानी पार्टी है उनकी, अगर सर्च करेंगे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में 0 सीट है। अपने बेटे को उतारे थे, वो भी बुरी तरह से विधानसभा का चुनाव हार गए। लेकिन दूसरी तरफ जिस अन्नामलई पर आप निशाना साध रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद आईआईएम लखनऊ से एमबीए की डिग्री ली, 2011 में कर्नाटक कैडर के आईपीएस बने, 8 साल पुलिस करियर में कर्नाटक का संगम कहा गया, और उसके बाद नौकरी छोड़ते हैं, फिर उसके बाद ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी। और उस आदमी को आप रसमलाई कह रहे हैं, लुंगी पुंगी बजाने की बात कर रहे हैं। कम से कम देख तो लीजिए कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, बड़ी दिक्कत हो गई है। चुनाव के दौरान कहा जाता है मैंने प्यार किया, चुनाव खत्म होने के बाद कहा जा रहा है हम आपके हैं कौन। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, आप लोगों का चाल चरित्र और चेहरा तो महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा हो गया है, कौन कब किसके साथ चला जाए, कौन कब किसको धोखा दे दे, बड़ा मुश्किल है बताना। ब्रजमोहन जी नहीं, चित्रा जी, महाराष्ट्र की राजनीति में स्थानीय निकायों के चुनाव लगातार पार्टियां अपने अपने चुनाव चिन्ह पे ही लड़ती हुई आ रही हैं। और ये प्रक्रिया कोई अभी शुरू नहीं हुई, ये पिछले 30 साल से ऐसा हुआ है। अभी भी यही हुआ है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं उन समूह की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है और उनका ध्यान हर पार्टी के नेता रखते हैं। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने भी ये तय किया कि महाराष्ट्र में तीनों दल महायुति की सरकार में भी काम करेंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पर हम लोगों के अपने अपने कैडर के लोगों को हम अपने टिकट देंगे और वो लोग चुनाव जीतेंगे। इसी के चलते ये निर्णय लिया गया था। मैं ये खासतौर से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में इस समय सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय अजीत दादा पवार ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विकास की बात कर रहे हैं, जो जनता से ये वायदा कर रहे हैं कि अगर हम लोग जीतेंगे तो हम किस प्रकार से नगर निगम नगर पालिकाओं का संचालन करेंगे। इसके अलावा कोई और दूसरा राजनीतिक दल ऐसा नहीं है। उधर जाकर आपस में मिलते हैं, तीनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, देवेंद्र फडणवीस, शिंदे जी, अजित पवार जी, और आप विकास की बात कर रहे हैं। शिंदे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी आपको भाव नहीं दे रही है बीएमसी में। ब्रजमोहन जी नहीं, चित्रा जी, हमको भाव चाहिए भी नहीं। हाँ। क्योंकि जमीन पे हम लोग इतने मजबूत है, जहां हम लोगों ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं वहां पर हमारे प्रत्याशियों की जीतने की भरपूर संभावना है। उस पर हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, नई योजनाओं की बात कर रहे हैं, पर्यावरण को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, लोगों को किस प्रकार से शुद्ध जल मिले उसकी बात कर रहे हैं,
किस प्रकार से सड़कें बेहतर हों, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अस्पतालों में क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं उससे हम लोगों को इसकी कोई मतलब नहीं है कि हम सीधा संवाद कर रहे हैं जनता के साथ। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं, ये जो नगरीय निकायों का जो अमेंडमेंट आया था, आज उसके ऊपर भी चर्चा करने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार की बातें हमारे विपक्ष के लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, उसके लिए जरूरी है कि एक बार फिर से ये सिटी गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है उस पर विस्तार के साथ चर्चा हो और उस पर बेहतर तरीके से हम लोग ये तय कर सकें कि हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, पार्षद के रूप में, नगर सेवक के रूप में, वो किस प्रकार से जनता के बीच में जाके काम करें। हम लोग इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आप इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आपकी सहयोगी पार्टियां आपको बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही हैं। अकेले, अब अकेला चना कितना, एक कहावत है ना कि भार फोड़ना, मतलब वो किस तरह से फूटता है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप कह रहे हैं मुद्दों की बात से, बोलिए चरण सिंह सापरा जी, गौरव भाटिया जी के पास जाएंगे। सापरा साहब आप भी तो अकेले ही हो गए। सापरा साहब, आपको भी उद्धव ठाकरे ने मतलब चाय में से जैसे मक्खी को उठाकर बाहर किया जाता है, कांग्रेस पार्टी के साथ वैसे नाता तोड़ दिया। बताइए क्या हाल बना दिया कांग्रेस का। नहीं, वो कोई मक्खी वाली बात नहीं है, ये तो जनता तय करती है। लेकिन जो अभी एनसीपी के प्रवक्ता हमारे दोस्त बोल रहे थे बातें, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पुणे के अंदर क्या हो रहा है। पुणे के अंदर अजीत पवार जो है वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी पर एलिगेशन लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पिंपरी चिंचवड़ और पुणे महानगर पालिका के जो प्रशासन था वो बिल्कुल भ्रष्ट था। वो गिना के बता रहे हैं, आपके नेता बता रहे हैं भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का। और वो महेश लांडगे जो बीजेपी के विधायक हैं, वो कितनी सुरीली भाषा में अजीत पवार जी को गाली दे रहे हैं और अजीत पवार जी उनको प्रति उत्तर दे रहे हैं। ये क्या चल रहा है। और फिर अंबरनाथ के अंदर क्या होता है, एक बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो पार्षद है उनको खरीदती है शिंदे को हराने के लिए, फिर शिंदे इनको खरीद लेता है भाजपा को हराने के लिए। और डोंबिवली के अंदर कल क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार आपस में भिड़ गए हैं और तलवार और कोयते से एक दूसरे को मारा है। 3 लोग हॉस्पिटल में, किस लिए मारा है, क्योंकि वो पैसे बांट रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे बांट रहे थे, एकनाथ शिंदे के लोग उनको पकड़ रहे थे, जबकि दोनों अलायंस में चल रहे। तो ये क्या मजाक चल रहा है। और बीजेपी के नेता किसको टिकट देते हैं, तुषार आप्टे, जो लैंगिक अत्याचार में बदलापुर में जो आप लोगों ने भी न्यूज दिखाई थी, मैं उत्तर देना तुषार आप्टे को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। सारे भ्रष्टाचारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में, बलात्कारी जो है वो भाजपा में, तुषार आप्टे जो है वो भाजपा में। ये क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या। ठीक है, मुझे लगता है गौरव भाटिया जी पहले जवाब देंगे, फिर बाकी लोगों के पास आऊंगी। बोले गौरव भाटिया जी, वो नैतिक जिम्मेदारी की बात करें। ब्रजमोहन जी आ रही हूं मामले में, एक बार पहले गौरव भाटिया जी से बात हो जाए। कांग्रेस कहीं नहीं है। सापरा जी ने अभी इतनी बातें की, कहीं भी उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, कांग्रेस मैदान से बाहर जा चुकी है। ठीक है। कांग्रेस के महाराष्ट्र की राजनीति में अब कांग्रेस की उपयोगिता समाप्त हो गई है। गौरव भाटिया जी जनता को बेवकूफ। ठीक है सापरा साहब, गौरव भाटिया जी को सुन लिया, आपने कई आरोप लगाए हैं। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है, पहले इसको समझना होगा। कांग्रेस पार्टी भीख का कटोरा लेके जाती है, उद्धव ठाकरे से कहती है कुछ सीट दे दो। उद्धव ठाकरे कहते हैं नहीं, राज ठाकरे कहते नहीं। और ऐसा इसलिए है, हमने देखा महाराष्ट्र हारे, हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, दिल्ली में आया अंडा, और बिहार में क्या हालत हुई हम सबने देखा। और यहाँ पे आके अंबरनाथ और अकोला की बात कर रहे थे। इनको ये भी नहीं पता है कि AIMIM ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था, भाजपा ने तो कार्रवाई करी। कांग्रेस पार्टी इलू कर रही थी AIMIM से। और सबसे बड़ी बात है, मैं ममदानी वालों से कहना चाहूंगा, क्या बार बार कर रहे हैं ममदानी, महाराष्ट्र की जनता उन्हें याद दिला देगी। नानी याद रखिए, कार्रवाई की बताइए, बीच में ना बोलिए, बीच में मत बोलिए, कृपया करके बीच में। चित्रा जी, ये कौन सा घटिया तरीका है डिबेट का, बताइए। अपनी बारी में बोलते हैं, फिर चालू हो जाते हैं, उसके बाद बोलेगा। हालत खराब है, बात हो जाए। ठीक है, नहीं, इन्होंने कहा कार्रवाई की, तो क्या कार्रवाई की बताइए ना। कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा तभी लगता है ये वो शांति से सुन रहे थे। प्लीज, तरीका राहुल गांधी का चलता नहीं है डिबेट। बोले नहीं बोलेंगे वो। धन्यवाद। हाँ, देखिए, ये ममदानी वाले को मुझे एक ही बात कहना है, जो कह रहे हैं बुरके वाली प्रधानमंत्री बनेगी। AIMIM ने
कितनी बुरके वाली अध्यक्ष बनाई है, कितनी सांसद आई है बुरके वाली AIMIM से। बिहार में चुनाव थे, आपको मालूम है, एक महिला मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, एक महिला को भी नहीं दिया, और यहां पे आके बात करते बुरके वाली बनेगी। अरे भारत का प्रधानमंत्री जिसे बनना होगा वो अपनी काबिलियत से, अपनी ईमानदारी और निष्ठा से, अपने देश प्रेम की वजह से बनेगी, इसलिए नहीं बनेगी कि वो बुर्का पहनती है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी है, इनकी हैसियत नहीं है राजनीति में आज, केवल मुसलमानों को वोट बैंक समझ के इन्होंने कुचला है, बोलिए उनके हकों को मारा है। और आप देखेंगे BMC के चुनाव में एक सीट इनकी नहीं आने वाली। पाकिस्तान की मानसिकता रखते हैं और पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही रिलीजन का प्रधानमंत्री बनेगा। ये इनकी मानसिकता पाकिस्तानी है और हमको बोलते हैं अरे हम तो भारत के संविधान की बात करते हैं। मैं बीच में नहीं बोला, हम तो भारत सपोला कौन है बताओ, बात करते हैं। वो कौन है? बाबा दो मुइया साहब जो रहता भारत में है, गाता फिलिस्तीन की है। अरे गाते तुम पाकिस्तान की, हम तो भारत की बात कर रहा हूँ। नाम लो जरा उसका। हम तो भारत की बात कर रहे हैं, मैं तो भारत नहीं, तुम बताओ। मैं तो भारत के संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ। बीच में बोलने के फायदे देखो गौरव भाई। अपने गौरव जी, एक बार उनका क्लोजिंग कमेंट हो जाए, क्लोजिंग कमेंट हो जाए जल्दी से बारिश साहब, जल्दी से। ठीक है, देखिए चित्रा जी, इनको बोलता हूँ मिर्ची लगती है, ये जब बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन आगे से मैं एक बात का आपको वादा करता हूँ, जब जब गौरव भाटिया बोलेगा मैं बीच में बोलूंगा। आप मेरा माइक बंद कर दो, जो करना है करो, मैं बीच में बोलूंगा, उसको बोलने नहीं दूंगा, मैं उसका गंदा एजेंडा नहीं चलने दूंगा यहाँ पे, बस बात साफ है। मैं बोल रहा हूँ, बीच में रोक के फायदा क्या है, डिबेट करके फायदा क्या है? काय को बुलाते हो? गौरव भाटिया, हवा तेज चल रहा है, कुर्ता संभालो उड़ जाएगा। गौरव भाटिया, हवा तेज चल रहा है, कुर्ता संभालो उड़ जाएगा। अब ये जो हवा चल रही है वो राजनीति में किसको उड़ाएगी, किसको बनाकर रखेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वारिस पठान साहब, आपका फ्रेम बार बार फ्रीज हो रहा था, आप गाड़ी में बैठकर हमारे साथ जुड़े थे, इस वजह से आपके पास आपकी पूरी बात नहीं हो पाई है। लेकिन कुल मिलाकर BMC का ये चुनाव है, ये साफ साफ बताता है कि कैसे राजनेता एक दूसरे पर हिंदू मुसलमान के जरिए तो वार करते हैं, मराठी मानुष और अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन मराठी लोगों के जो मेन मुद्दे हैं उस पर बातचीत करने को कोई भी पार्टी यहां पर तैयार नजर नहीं आती है। और सबसे ज्यादा दिलचस्प यह है, राजनीति का चरित्र, चाल और चेहरा कैसे बदल गया है। एक दूसरे के दुश्मन एक दूसरे से गलबहियां करके चुनावी मैदान में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पब्लिक सबको देख रही है, किस पर लगाएगी मुहर, बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।